हैदराबाद का हाल क्या है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ओवैसी भाईजान हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। पहली बार कहा जा रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल रही थी। हैदराबाद ओवैसी का 40 साल से बना हुआ गढ़ है, लेकिन इस बार बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता ने ओवैसी के पसीने छुड़ा दिए। जिस हैदराबाद में ओवैसी के लिए कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उस हैदराबाद में ओवैसी को पसीना बहाना पड़ गया। एक से बढ़कर एक तीखे बयान देकर माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ानी पड़ गई। हैदराबाद में वोटिंग के बाद वहां के वोटर्स ने क्या कहा है, सुनिए, आपको खुद ही पता चलेगा हैदराबाद में क्या माहौल रहा। फिर बताऊंगा कि अगर हैदराबाद में आज की वोटिंग ने ओवैसी को कैसे फंसा दिया है। असद साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं आती। सारी दुनिया की ताकत असद साहब को नहीं रोक सकती। किसी कीमत से 100% पतंग आ रही, इंशाल्लाह 100% पतंग आ रही। सारी दुनिया की ताकत 4 मीनार को नहीं रोक सकती। देखिए, लेकिन माधवी लता का तो ये कहना था कि हैदराबाद में कोई काम ही नहीं किया असद साहब ने। नहीं, वो काम करे नहीं करे वो तो आदमियों को मालूम है, जो कर लिए तो वालों को मालूम है, महलों में रहने वालों को मालूम है, ऐसा बोलते हैं। अब आप क्या कहेंगे, क्या वाकई हैदराबाद में काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत कुछ काम हुआ है। हमारे जो असद साहब है पूरी हर चीज को लेके चलने वाले हैं, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, पुरानों की। ये माधवी लता, बीजेपी, आरएसएस, ये क्या है, हिंदुत्व हमारे असद साहब का नहीं है, फिर उनको लेके चलते हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं है हैदराबाद के बारे में। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट हैदराबाद, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। सिंस फ्रॉम लास्ट 40 साल से हैदराबाद में कम्युनलिज्म को रोका गया है मजलिस की तरफ से। इंशाल्लाह ये बार भी कम्युनलिज्म को रोका जाएगा। माधवी लता है कौन मैडम? ये यहाँ पे असद साहब है, आज से नहीं 66 बरस, मेरे बड़े, मेरे दादा, मेरे बाबा, पर ऐसा क्या कारण लोग है? जानते हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको, जहाँ तक हैदराबाद की अगर जंग की बात करें? मैडम, बोलने की क्या बात है, एमआईएम जिंदाबाद। एमआईएम आती है, आप बेफिक्र। और माधवी लता को हम लोग नहीं जानते, हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये बात। फर्स्ट टाइम वोटर है आप हैदराबाद में, आप क्या इश्यूज को लेकर वोट करने गई? जो भी चल रहा है अभी नेगेटिविटी। क्या आपको लगता है कि माधवी लता इस बार ओवैसी को हरा पाई? हाँ, हरा पाएगी वो जी 100%। ये बार 40 साल का जो एमआईएम का राज था वो खत्म होगा एंड डेवलपमेंट के लिए वोट दिए हम। 100% माधवी लता एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी के तरफ से भी आ रही है और उसका पोनेंट बॉटम होल्ड सिटी का है। और एक टाइम पे 15 साल पहले था कि भाई मोदी आएगा, बीजेपी आएगा या कौन आएगा बोल के। अब मोदी जी आने के बाद में अब ऐसा है कि हर हिंदू वोट, अब हिंदू क्या, जो मुसलमान को भी मालूम है वो मुसलमान भी है कि मोदी जी को सपोर्ट करेगा। बहुत लोगों को वही चाहिए, माधवी लता जीतना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होना ये बार, ठीक है, हो गए तो अपने पूरे सपने पूरे होते हैं। देखिए, मतलब जो अभी वोटिंग और इतनी जो लोगों में जागरूकता है कि नहीं वोटिंग के कारण कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बढ़िया एक साइड पे दोनों भी टक्कर में ही है। ये हैदराबाद में लता असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही है, बराबर देंगी, नहीं देंगी नहीं, चांस तो है, चांस तो है। माधवी लता ओवैसी की पतंग को काट रही है। पूरी तरह 99% कोशिश हो रहा हो, 100% 99% कोशिश कर रहे हो लोग। लता को इस बार इतना पसंद क्यों कर रही है? क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी और इतनी अच्छी, और मोदी जी के साथ है तो ऑब्वियसली उन्हीं को देंगे हम। तो क्या माधवी लता इस बार ओवैसी को हरा रही है? श्योर। जय श्री राम। यह है हैदराबाद की ग्राउंड रिपोर्ट। आप मुस्लिम बहुल इलाके में जाइए, ओवैसी साहब का नाम ले रहे हैं लोग। आप हिंदू बहुल इलाके में चले जाइए, लोग माधवी लता कर रहे हैं। यह हैदराबाद की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, यानी कांटे की टक्कर हैदराबाद में देखने को मिलेगी। यह आज लोगों के सुन के लग रहा है। हैदराबाद में आज वोटिंग के दौरान विवाद भी हो गया। वोटिंग के दौरान माधवी लता बूथ पर जाकर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेक कर रही थी। माधवी लता कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि हैदराबाद में बोगस वोटिंग होती है, जिसकी वजह से ओवैसी जीतते हैं। आज माधवी लता फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठवाकर वोटर कार्ड से चेहरा मैच करा रही थी। इसका एआईएमआईएम ने जमकर विरोध किया। माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए एक बार कैसे माधवी लता खुद चेकिंग कर रही। ये तो 38 है, अब 38 कितना है, उठाइए। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये चल
पहले बनाई से कितने साल पहले बना था ये? नहीं मतलब 38 इंडिया में तो 44 इंटी वयस हो मैडम। हैदराबाद में बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि एआईएमआईएम के समर्थक वोटर्स को धमका रहे हैं। बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी करके एआईएमआईएम पर आरोप लगाया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और लोगों को वोट करने के लिए कह रहे हैं। टी राजा ने इसी वीडियो पर कहा कि एआईएमआईएम के समर्थकों के इस तरह से दरवाजा पीटने से वोटर प्रभावित हो रहे हैं। एक तरह से मतदाताओं को धमकाया जा रहा है कि किसे वोट करना। हैदराबाद के वोटर्स को आपने सुना, वहां पर कांटे की टक्कर दिख रही है और ओवैसी के लिए इस बार आसान राह नहीं है कि वो हंसते खेलते हैदराबाद से चुनाव जीत जाएं जैसे हर बार होता था। क्योंकि हैदराबाद में वोटिंग के बाद ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस और डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए गए। 5 साल में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर करीब 16% गिर चुका है। 2019 में एआईएमआईएम को हैदराबाद में 59% वोट मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये 43% रह गया। इस बार ओवैसी के सामने कांग्रेस, बीएसपी, बीआरएस के कैंडिडेट भी थे। 2019 में कांग्रेस और बीआरएस को करीब 13% वोट गया था। इस बार बीएसपी और बीआरएस में गठबंधन है। हैदराबाद से बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा है। 2014 और 2019 में कांग्रेस को हैदराबाद में करीब 50,000 वोट मिले थे। अब 5.5 लाख वोटर हट गए तो 50,000 भी बड़ा नंबर हो गया। यानी हैदराबाद में ओवैसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट भी सकती है या फिर जीत भी मिल सकती है। इसलिए हैदराबाद की सीट पर 4 जून को सबकी नजर होगी और रिजल्ट के बारे में सोच सोचकर ओवैसी का बीपी 4 जून तक तो थोड़ा हाई रहने वाला है। खैर, वैसे इस चरण की वोटिंग के बाद बहुतों का बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि इस चरण में ऐसे कई राज्य थे जहां की वोटिंग नरेंद्र मोदी को 400 के टारगेट के पार पहुंचा सकती है। इसका कैलकुलेशन भी आपको बताता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि कन्नौज से क्या रिपोर्ट आई है। लेकिन बड़ा दिलचस्प कैलकुलेशन है कि चौथे चरण के बाद अगर जो दावे हैं वो सही हुए तो नरेंद्र मोदी कहां जा सकते हैं, एनडीए कहां जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जरा इस तस्वीर को देखिए, कैलकुलेशन समझिए, गणित क्या कहता है। अमित शाह के दावे के हिसाब से अगर बात करूं तो अगर आप देखेंगे पिछली बार, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टारगेट रखा गया है कि टारगेट क्या रहने वाला है, जो बीजेपी या अमित शाह दावा कर रहे हैं, और उसके बाद गेन कितना है। अगर इसको आप देखेंगे तो आपको राज्यवार दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे तेलंगाना में 17 सीट पर वोट पड़े, ठीक है। इसमें पिछली बार बीजेपी को कितने वोट आए थे या एनडीए को कितने वोट आए थे? 4, माफ कीजिएगा, कितनी सीट आई थी? 4 सीट आई थी। इस बार अमित शाह ने टारगेट क्या रखा है कि हम 17 में से 12 से 15 सीट जो है वो जीत जाएंगे। यह अमित शाह ने टारगेट रखा है। यानी अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो 8 से 11 सीट का गेन हो जाएगा बीजेपी और एनडीए के लिए। यह तेलंगाना की बात बता रहा हूं। इसी तरह से अगर आप आंध्र को देखेंगे, आंध्र प्रदेश, यहां पर कुल सीट कितनी है? 25 सीट जिसके लिए वोटिंग हुई है, 25 सीट। पिछली बार बीजेपी को कितनी सीट आई थी? मात्र 3 सीट। इस बार टारगेट कितना रखा गया 25 में से? अमित शाह कह रहे हैं कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है तो ये एनडीए 17 तक चला जाएगा। यानी 14 गेन की बात हो रही है कि 14 सीट हम बढ़ा लेंगे। ये अमित शाह दावा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बंगाल देखिएगा, बंगाल का आपको हिसाब दिखाता हूं, तो बंगाल में चौथे चरण में 8 सीट पर वोटिंग हुई है। इन 8 सीट की बात कर रहा हूं। इसमें से बीजेपी को पिछले बार कितनी आई थी? मात्र 3 सीट। इस बार टारगेट कितना रखा गया है बीजेपी की तरफ से? 8 की 8 सीट जीतने का टारगेट अमित शाह रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है बंगाल में। यानी गेन कितना है? 5 सीट का गेन है। अब अगर इस गेन को मिलाएं तो ये टोटल गेन कितना हो जाता है? टोटल गेन बीजेपी के लिए कितना हो रहा है अगर आप इसको मिला दीजिए? यानी बीजेपी कह रही है कि वो पिछले बार की अपनी सीटों में 30 सीट का इजाफा कर लेगी। जहां बीजेपी और एनडीए 26 सीटों का जंप टारगेट करके चल रही है, 26 से 30 सीट का, तो अगर आप इसको 2019 के रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में चौथा चरण जहां पर इस बार वोट पड़े हैं, उनकी सीटें कितनी हैं? 96 सीट। इसमें एनडीए को कितनी आई थी पिछले बार? 2019 में 47 सीट आई थी पिछली बार। इंडी को कितनी आई थी? इंडी गठबंधन को 11 सीट आई थी और अन्य को आई थी 38 सीट। अब जरा कैलकुलेशन देखिए कि इस चौथे फेज में जो बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो 30 सीट का गेन करेगी, तो इस 30 सीट के गेन को अगर आप इसमें जोड़ दें तो
पिछले बार के मुकाबले, तो 2024 में क्या हो सकता है भाई? पिछले बार आप 47 थे, बीजेपी कह रही है कि हम इसमें गेन कर लेंगे, तो ये 30 प्लस 47 इज इक्वल टू 77 सीट। कितने में? 2024 में बीजेपी 96 में से 77 सीट एनडीए के लिए देख कर चल रही है। अब अमित शाह क्या बोले? अमित शाह बोले 3 चरण में उनका दावा है कि बीजेपी या एनडीए को 190 सीट आ रही है, 190 सीट। चौथे फेज का अगर आप मिला दीजिए, ये 77 सीट जो है, इसको अगर मिला दीजिए इसमें कि भाई चौथे, मान लिया कि अमित शाह जो कह रहे हो उतना ही हो रहा, तो बीजेपी या एनडीए अभी कितनी सीट पर आ जाते हैं? 267 सीट पर। आप देख रहे हैं 267। 4 चरण तक 2019 में अगर आप देखेंगे, 2019 में इन्हीं 4 चरणों में बीजेपी कितनी सीट जीत पाई थी? एनडीए 230, यानी सीधे सीधे 37 सीट का गेन हो रहा है अगर अमित शाह का दावा सही है तो। अब अगले चरण में कितनी सीटें बची हुई हैं? जो 3 चरण बचे हैं, 3 चरण बचे, उसमें कितनी सीटें हैं? 164 सीट पर अभी वोटिंग बची हुई है। 400 के लिए बीजेपी को कितना चाहिए? भाई बीजेपी कह रही है हम 267 पहुंच चुके हैं, ये उनका दावा है, तो 400 के लिए उनको और कितने सीट की जरूरत है? 133 सीट की जरूरत है 164 में से। और पिछली बार बीजेपी इन 167 में से, 164 में से कितनी जीत गई थी? 123 बीजेपी 2019 में जीत चुकी है इन 164 सीटों में से। यानी बीजेपी को इस बार अपने जो अगले 3 चरण हैं उसमें पिछले बार के परफॉर्मेंस में मात्र 10 सीट बढ़ानी है, 10 सीट। और अगर यह आंकड़ा 267 का अमित शाह का सही है तो बीजेपी भैया 400 पहुंच सकती है, यह अगर अमित शाह का दावा सही है। यानी बहुत दूर नहीं है बीजेपी 400 से, अगर चीजें अमित शाह के दावे के हिसाब से चल रही हैं तो।